मीना एक बहुत ही गरीब विधवा औरत थी और वो कामिनी नाम की एक औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मीना अपनी 5 साल की बेटी के साथ कामिनी के दिए हुए एक पुराने कमरे में रहती थी। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी बेटी रूबी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी मालकिन कामिनी आ जाती है। तेरे कामचोर नालायक, घर में सारा काम ऐसे ही पड़ा है और तू यहाँ अपनी बेटी को सजाने संवारने में बिजी है। मालकिन, बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। मालकिन, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी ना। लेकिन तेरी इस नौटंकी के चक्कर में न जाने मेरा रोज कितना समय बर्बाद हो जाता है। मैं कोई पैसे पेड़ से तोड़कर नहीं लाती हूँ जो तुझे ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगी। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? वो बेचारी तो दिन भर आप ही के घर के काम में बिजी रहती है, फिर भी आप कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी मम्मी को हमेशा परेशान करती रहती हो। आप बहुत गंदी हो। ये बातें सुनकर कामिनी का खून खौल जाता है और वो एक मोटा सा डंडा लेकर रूबी की खूब पिटाई करने लगती है। कल की छोकरी, इसकी तो ज्यादा ही जबान चलने लगी है। मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ये छोटी बच्ची है मालकिन, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कुछ दिनों से इसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। इसके बाद कामिनी रूबी का स्कूल बैग उठाकर उसे जलते हुए चूल्हे में फेंक देती है। तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से ये नाटक नौटंकी बंद करो और तुम जल्दी से काम पर आ जा, वरना मैं तुझे नौकरी और मेरे घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। माँ, आपकी ये मालकिन कामिनी आंटी हम पर इतना अत्याचार क्यों करती है? आप यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चलती माँ? बेटी, मैं क्या करूँ? मेरे जैसी विधवा औरत को इस जालिम दुनिया के सभी दुख झेलने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी बहुत ही अच्छे से परवरिश करूँगी ताकि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते ही मीना की आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने खेत में खुदाई का काम कर रही थी। तभी मीना को जमीन के अंदर से एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा आम देखा है, वो भी जमीन के अंदर। तभी उस आम के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर मीना कुल्हाड़ी उठाती है और आम को काट देती है, जिसके बाद उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है! इस आम के अंदर से बच्ची बाहर निकल आई, लेकिन ये बच्ची आम के अंदर आई कैसे होगी? कुछ भी हो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद मीना उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसका नाम रूबी रखती है। उस दिन से मीना रूबी का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगती है। मीना अपने बीते दिनों को याद कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से कामिनी फिर से आ जाती है। हे भगवान, तू अभी तक यहाँ पर खड़ी है? जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर दे, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जिसके बाद मीना घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कामिनी अपनी सहेली के साथ बैठकर मजे से टीवी देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीना घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक मीना से गलती से टीवी गिर जाता है और वो चकनाचूर हो जाता है।
जिसके बाद कामिनी अपनी सहेली के साथ गुस्से में टीवी के पास आती है। अरे बाप रे, तेरी नौकरानी ने तो तेरा ये नया वाला टीवी तोड़ दिया। ये तो तू लंदन से 5 लाख रुपए में लाई थी ना। लगता है इसने जलन में आकर तेरा नया टीवी तोड़ दिया। सच में तेरी नौकरानी तो बहुत ही बुरी है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये टीवी मैं लंदन से ही लाई थी। इससे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती है, इसीलिए इसने मेरी टीवी तोड़ दी। हाँ तो फिर खड़ी खड़ी इसका मुंह क्यों देख रही है? उठा डंडा और इसकी अकल ठिकाने लगा दे। उसकी सहेली ऐसा कह ही रही थी कि तभी कामिनी का पति वहाँ पर आ जाता है और अपनी नई टीवी को टूटा हुआ देखकर वो गुस्से से लाल हो जाता है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे मीना की एक मोटे से डंडे से पिटाई करने लगता है। इतना मार खाने से मीना को बहुत सारी चोट लग जाती है और वो दर्द से रोने लगती है। इस मनहूस ने तो सच में हमारा जीना हराम कर रखा है। इसकी वजह से हमेशा मेरे घर में कोई न कोई नुकसान हो ही जाता है। कामिनी का पति मीना को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसके बाद वो लोग मीना और उसकी बेटी रूबी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी मीना अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मीना दर्द और तकलीफ से जमीन पर गिर जाती है और थोड़े समय में ही मीना वहीं पर मर जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रूबी जोर जोर से रोने लगती है। माँ, माँ, माँ उठो ना, माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, माँ, माँ। ये देखकर मीना के मालिक और मालकिन बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो मर गई। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ रूबी बेचारी अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रो रही होती है। हे भगवान, अब ये लड़की गांव वालों को जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। इन दोनों को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो लोग मीना की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। साथ ही वो लोग रूबी के हाथ पैर भी बांध देते हैं और मीना के साथ ही अपनी डिग्गी में उसे भी रख लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर मीना रूबी को आम के फल के अंदर से मिली थी। फिर वो लोग मीना और रूबी को गाड़ी से निकालकर उस खेत में रख देते हैं। चलो भाग्यवान, सबसे पहले हम इस बच्ची का गला घोटकर इसे जमीन में दफना देते हैं। हाँ जी, रुकिए, इस छोटी चुड़ैल को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर कामिनी रूबी का गला दबाने लगती है। तभी अचानक रूबी के शरीर से एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट होती है, जिसके कारण कामिनी को बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगने लगता है, जिससे वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरा पैर। अजी सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इस लड़की के शरीर में अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे प्रकट हो गई? ये सब क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी रूबी के शरीर से निकली हुई रोशनी देखकर बहुत ही हैरान थे कि तभी अचानक उन दोनों के सामने एक परी प्रकट होती है। फिर वो परी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे बाप रे, ये परी क्या कह रही है? ये रूबी क्या इसकी बेटी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक जादुई आम में छुपाकर अपने से दूर कर दिया था ताकि ये महफूज रह सके। लेकिन तुम दोनों दुष्टों ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाग्यवान, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो जल्दी से भागो यहाँ से।
हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से उनकी कार में आग लगाकर उसे जलाकर राख कर देती है। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी पैदल ही भागने लगते हैं। जिसके बाद परी अपने जादू से एक तलवार उन दोनों के पीछे छोड़ देती है। देखते ही देखते वो तलवार उन दोनों के आर पार होकर निकल जाती है, जिससे वो दोनों पति पत्नी वहीं पर मर जाते हैं। फिर परी अपनी जादुई शक्तियों से मीना को फिर से जीवित कर देती है और वो उन दोनों को अपने साथ परी लोक लेकर चली जाती है। जिसके बाद वो सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव पलमपुर की। उस गांव में एक छोटी सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके माँ बाप की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। चाची की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था। चाची अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके सारे ख्वाहिशें भी पूरी करती थी। लेकिन असल में सिंड्रेला की चाची एक बहुत ही घमंडी और मतलबी औरत थी। वो बेचारी सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी और कोई गलती होने पर उसे बहुत मारती थी। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो अपनी बहन सिंड्रेला से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सिंड्रेला, अरे ओ सिंड्रेला, कहाँ मर गई मनहूस? तूने अभी तक बर्तन नहीं धुले क्या? और देख, बारिश भी होने वाली है, जरा कपड़े तो लेकर आ बाहर से। सुना नहीं क्या तूने? अरे जल्दी आ चुड़ैल। तभी सिंड्रेला हाथ में जूस का ग्लास लेकर वहाँ पर आती है। अरे चाची जी, मैं तो आपके लिए फ्रेश जूस बना रही थी। मैं अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और गार्डन से सारे कपड़े उतार लेती है। फिर सभी कपड़े उतार कर घर में ले आती है और मन ही मन सोचती है, एक काम करती हूँ, चाची जी के सारे कपड़ों को समेट कर उनको अलमारी में रख देती हूँ, वरना चाची जी मेरी पिटाई करेंगी अगर मैंने उनके कपड़ों की तह नहीं बना कर रखी तो। फिर थोड़ी ही देर में अनुष्का स्कूल से घर वापस आ जाती है, जिस पर चाची उससे कहती है, अरे मेरी बिटिया रानी, आ गई तुम। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, ये लो। आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, सोचा हम दोनों के लिए गर्मा गर्म जलेबी बना दूं। चल बेटा, फटाफट से खा ले, वरना अभी वो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद अनुष्का खुशी खुशी बैठकर गर्मा गर्म जलेबी खाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ पर आ जाती है और चाची से कहती है, चाची जी, जलेबी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चाची, थोड़ी सी जलेबी मुझे भी दे दो ना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख भी बहुत टेस्टी लगी है। सुबह से काम करते करते मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्लीज चाची, मुझे भी थोड़ी सी जलेबी दे दो ना। अच्छा, तो तुझे जलेबी खानी है तो पहले घर की पूरी साफ सफाई कर। चाची जी, मैंने तो साफ सफाई पहले ही कर दी है, खाना भी पका दिया है, कपड़े और बर्तन भी धो दिए हैं, सारे काम कर दिए चाची जी। ये सुनकर चाची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं टेबल पर पानी का एक ग्लास रखा था। चाची जी वो ग्लास उठा लेती हैं और जानबूझकर वो पानी जमीन पर गिरा देती हैं। अच्छा, तो तूने साफ सफाई कर दी है तो यहाँ पानी कैसे गिरा दिख रहा है? अब जल्दी से जाकर दोबारा से पोछा मार। काम तो कुछ करती नहीं है और जब देखो खाने के लिए चाहिए होता है। अरे अपने माँ बाप के साथ तू भी मर जाती तो अच्छा होता। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और सिंड्रेला फिर से पूरे घर में पोछा लगा देती है। सिंड्रेला चाची के पास जाकर कहती है,
चाची जी, अब तो मैंने फिर से पूरी घर में पोछा लगा दिया है, घर की साफ सफाई फिर से कर दी। अब तो मुझे जलेबी दे दो, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रही है चाची जी। अच्छा बेटा, रुक जा, मैं तेरे लिए अभी जलेबी ला कर देती हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी चाची उसकी खूब पिटाई करने लगती है और उसे जलेबी भी नहीं देती है। ये सब देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर चाची सिंड्रेला को ठंड में घर के बाहर खड़ा कर देती है। फिर चाची घर के अंदर वापस आ जाती है। अनुष्का को ये पसंद नहीं आता, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? सिंड्रेला दीदी के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। माँ, अगर वो जलेबी मांग रही है तो उन्हें दे दो ना जलेबी। आखिर हम सब ने भी तो जलेबी खाई है ना। थोड़ी सी जलेबी उन्हें दे देंगी तो क्या हो जाएगा? आप सिंड्रेला दीदी से इतनी नफरत क्यों करती है माँ? मेरे मन में सिंड्रेला के लिए इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि ये इतनी छोटी सी रह गई है। इसकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। जब से इसके माँ बाप मरे हैं तब से ये इतनी की इतनी ही है। माँ, अगर दीदी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसमें उनकी क्या गलती है? भगवान ने जिसको जैसा बनाया है अच्छा ही बनाया है माँ। ये सब किसी के हाथ में तो नहीं होता है। तू चुप कर, अगर ये लंबी नहीं हुई तो इससे शादी कौन करेगा? हाँ, ये जिंदगी भर मेरे सर पर मोम रगड़ती रहेगी, समझ में आया? इसलिए मैं इससे नौकरानियों वाले काम करवाती हूँ, समझ में आया कि नहीं? और अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी भी पिटाई कर दूंगी और तुझसे भी घर का सारा काम करवाऊंगी। ये सुनकर अनुष्का बहुत डर जाती है, इसलिए वो चुपचाप भागकर अपने कमरे में चली जाती है। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी अनुष्का और चाची की सारी बातें सुन लेती है और आज उसे पता चलता है कि उसकी चाची उससे प्यार क्यों नहीं करती है। फिर सिंड्रेला भूखी प्यासी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बालकनी के पास खड़ी होकर तारों को देखकर रो रही होती है कि तभी सिंड्रेला को एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। इसलिए सिंड्रेला उस टूटे हुए तारे से एक विश मांगती है कि उसे एक परी मिल जाए। अगले दिन सिंड्रेला उठकर घर के सारे काम करती है कि तभी उसकी चाची आकर कहती है, उठ गई महारानी, चल जा और जाकर दुकान से तेल लेकर आ। सिंड्रेला तेल लेने के लिए एक ग्रोसरी शॉप पर जाकर तेल खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी जो ब्रेड खरीद रही थी। उसके पास पैसे से भरा एक बैग भी था। जैसे ही वो बुढ़िया पैसे देने लगती है कि तभी एक चोर उस बुढ़िया को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से उसके बैग को लेकर भागने लगता है। सिंड्रेला बहुत बहादुर लड़की थी। वो बिना डरी उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। साथ ही उस बुढ़िया का बैग भी उससे छीन लेती है। इतने में ही वहाँ सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग सिंड्रेला की बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी बूढ़ी औरत सिंड्रेला से बोली, बेटी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहूँगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है। उसने मेरा बैग बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और न ही उस चोर से डरी। ये सुनकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। अरे ओहो, तुम्हारी चाची तुम्हें इतना मारती है, परेशान करती है सिर्फ इसलिए कि तुम हाइट में छोटी हो। तुम फिक्र मत करो, तुम अब उस घर में मत जाना। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटी, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। इसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर चली जाती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत का घर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत का घर बिल्कुल महल जैसा था।
दादी, ये घर तो बहुत सुंदर है। आप इस घर में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटी, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं परी लोक की रानी परी हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी का रूप धारण कर लेती है और वो परी सिंड्रेला को एक जादुई पैसों का लहंगा देती है। सिंड्रेला, ये एक जादुई पैसों का लहंगा है। ये जादुई पैसों का लहंगा पहनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनते ही सिंड्रेला उस जादुई पैसों के लहंगे को पहन लेती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उस जादुई लहंगे की वजह से सिंड्रेला की हाइट भी बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सिंड्रेला बोलती है, अरे वाह परी जी, मेरी लंबाई तो बढ़ गई। धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। तुम्हें याद है कि तुमने एक टूटे हुए तारे से कुछ मांगा था कि तुम्हें एक परी मिल जाए? मैं वही परी हूँ। तुम्हारी हाइट इस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से बढ़ गई है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी चाची अब तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी और हाँ, तुम इस जादुई पैसों के लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। फिर रानी परी अपने परीलोक वापस चली जाती है और सिंड्रेला जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारा सोना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर सिंड्रेला अपनी चाची को जादुई पैसों के लहंगे के बारे में सारी बात बताती है। बहुत सारा सोना और सिंड्रेला की लंबाई देखकर उसकी चाची बहुत खुश होती है और सिंड्रेला से हमेशा के लिए बहुत प्यार करने लगती है। ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक गांव में संजना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने बड़े भाई विकी के साथ रहती थी। वो पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। संजना का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक मॉडल बने, लेकिन उसके मॉडलिंग करियर पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। संजना का 12वीं का रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। संजना ने ये ठान लिया था कि उसे मॉडल ही बनना है, कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे। इसलिए संजना अपने स्कूल में ही रोजाना मॉडलिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसका भाई विकी बाहर से आया और बोला, माँ, संजना का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी से जा और फटाफट चेक करके बता कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद विकी संजना का रिजल्ट देखने के लिए चला जाता है और यहाँ संजना की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। तभी कुछ देर में विकी वापस आ गया और उसने सभी को बताया, माँ, संजना फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। संजना का 98% आया है। ये सुनकर घर में सब बहुत खुश हो गए और संजना तो खुशी के मारे उछलने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि अब तुम आगे क्या पढ़ोगी? संजना को अच्छे से पता था कि अगर उसने अपने घर वालों में से किसी को भी ये कहा कि उसे मॉडल बनना है तो इसकी परमिशन उसे नहीं मिलेगी। इसलिए संजना ने कहा, माँ, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ये सुनकर संजना के माता पिता और उसका भाई भी बहुत खुश हो गए। तभी उसके पापा ने कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ तुमने अपने दिमाग से मॉडल बनने का ख्याल निकाल दिया। अब तुम आराम से शहर जाओ और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मान गए और सबने संजना को शहर भेज दिया। संजना अभी फर्स्ट ईयर में थी। उसको कॉलेज ज्वाइन किए हुए अभी 3 महीने हुए थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक नोटिस इशू हुई सभी बच्चों के लिए।
सभी बच्चे ध्यान से सुने। हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और इस शो में हमारे आसपास के सभी कॉलेज के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फैशन शो का अवार्ड हमारे कॉलेज में आए। जिन भी लड़के या लड़कियों को इस फैशन शो में अपना नाम लिखवाना है वो अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर संजना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो जो बनना चाहती थी वो खुद उसके पास चल कर आया था। संजना ने तुरंत ही अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उसके पास फैशन के लायक कोई भी कपड़े नहीं थे, जिस वजह से बेचारी संजना उदास हो जाती है। फिर एक दिन संजना हॉस्टल से कॉलेज जा रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। संजना उस आवाज का पीछा करते करते जाती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी वो देखती है कि एक खूंखार शेर एक जाल में फंसा हुआ है। उसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी वो कहती है, अरे ये क्या, ये तो जाल में फंसा हुआ है। अगर मैं इसे बचाने गई तो ये मुझे ही खा जाएगा और मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती। चलो आज अपना लक आजमाती हूँ। तभी संजना डरते डरते शेर के पास गई और उससे कहा, मैं आपका जाल काटने जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। और इतना कहते ही संजना अपने पास रखी कैंची से उस जाल को काटने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो जाल कट जाता है और शेर जाल से आजाद हो जाता है। तभी वो शेर एक खूबसूरत परी बन जाता है। तभी परी संजना से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। एक दुष्ट जादूगर मुझसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ छीनना चाह रहा था, इसलिए उसने मुझे शेर बना दिया और इस जाल में बंद कर दिया। यहाँ पर काफी लोग आए थे, लेकिन वो मुझे इस हालत में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें मुझसे डर लग रहा था कि मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तुमने बिना डरे ही मेरी मदद करी है। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और कहती है, सिंड्रेला परी, मुझे एक मॉडल बनना है, लेकिन मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और मैंने उस फैशन शो में हिस्सा भी लिया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े और सैंडल खरीद सकूं, और मैं अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकती हूँ। तभी सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये लो संजना, ये लहंगा और पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इस लहंगे से तुम जो भी कपड़े मांगोगी वो तुम्हें दे देगा, और इस पर्स में से तुम जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। संजना जादुई लहंगा और पर्स पाकर बहुत खुश होती है। फिर सिंड्रेला परी भी वहाँ से चली जाती है और संजना वो लहंगा और पर्स लेकर अपने हॉस्टल वापस चली गई। तभी संजना ने सोचा, एक बार देखती हूँ कि सच में क्या इस लहंगे और सैंडल से कोई जादू होता है। तभी संजना ने उस जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक सुंदर सी फ्रॉक आ गई और संजना बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद फैशन शो का दिन भी आ गया। सभी लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और यहाँ संजना अपने कमरे में गई और अपने जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगी, मुझे एक सुंदर सा लहंगा दो जिसे पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूं और वो फैशन शो जीत जाऊं। संजना के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा अपनी जादू से उसे एक सुंदर सा लहंगा पहना देता है। जब संजना तैयार होकर फैशन शो के स्टेज पर पहुंची तो सबकी निगाहें उसी की ओर थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर फैशन शो का रिजल्ट आ गया
और संजना इस शो में फर्स्ट आई थी। इस तरह संजना ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, बल्कि अब संजना को काफी जगह से ऑफर्स आ रहे थे। साथ ही उसे मिस वर्ल्ड के लिए भी ऑफर आते हैं। संजना अब अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर है। संजना को जादुई लहंगे से अब सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाया करते थे और जादुई पर्स से वो ढेर सारे पैसे भी निकाल लेती थी। और तो और संजना के कपड़े सबसे ज्यादा सुंदर और चमकीले होते थे, जिससे सबकी नजर संजना की ओर ही रहती थी। और इसी तरह संजना ने अपना मॉडल बनने का सपना पूरा कर लिया और अब वो सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी थी। संजना की ये कामयाबी देखकर अब उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा होता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हें मॉडल बनने से रोका, लेकिन आज तुम सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज सिंड्रेला परी की वजह से ही मैं इतनी बड़ी मॉडल बन पाई हूँ। सिंड्रेला परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम हमारी बेटी हो। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इस तरह अब संजना के सारे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। अब संजना अपने जादुई लहंगे और पर्स के साथ बहुत खुश थी। फिर वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगी।